नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले में सर्वदलीय बैठक भी हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। हालांकि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर थे और उन्होंने लौटते ही गृह मंत्री को बुलाकर इस पूरे मामले की जानकारी ली। और इसके बाद खबर आई कि मणिपुर में आतंकवाद उग्रवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। और हालांकि ये मामला बहुत उलझा हुआ सा लग रहा है क्योंकि कुकी और मैतेई दो समुदायों के बीच का झगड़ा है। और ये शुरुआत तो आरक्षण के नाम पर हुई थी, लेकिन अब इस मामले ने बहुत पेंच आ गया है। इसमें इसमें ड्रग कार्टेल है, इसमें विदेशी घुसपैठ का मामला है और कई तरह की चीजें हैं। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि 100 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं, हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं, लेकिन मामला सुलझ नहीं रहा है। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ दो बहुत विद्वान गेस्ट मौजूद हैं। एक हैं डॉक्टर मलयम निंगोथावजा साहब, जो लेखक हैं और मणिपुर और पूर्वोत्तर के मामलों की अच्छी जानकारी रखते हैं। और दूसरे हैं अनिल धीर जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और सिक्योरिटी मामलों के बहुत बड़े जानकार हैं, एक रिपोर्टेड नाम है। तो दोनों जन का बहुत बहुत स्वागत है उदय इंडिया में। हम स्टार्ट करेंगे डॉक्टर मलयम निंगोथावजा साहब से कि क्या है ग्राउंड रियलिटी फिलहाल। आज जो घटनाक्रम रहा कि बहुत सारे छापे पड़े हैं, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं और पिछले दिनों हमने देखा कि 12 उग्रवादियों को एक भीड़ ने, महिलाओं की भीड़ ने छुड़ा भी लिया। तो ये क्या था मामला और ये कैसे ग्राउंड रियलिटी बताएं जरा इसके बारे में। जहाँ तक मैंने सुना कि जो लोग पकड़ गए थे वो लोग शायद रिटायर्ड इंसर्जेंट्स हो, जिसे होम कमिंग माना जाता है, लेकिन शायद जनता के साथ वो लोग विलेज वॉलंटियर में होगा। इसीलिए तो जो हथियार जो था वो पकड़ के मतलब कि नेगोशिएट करके छोड़ दिया था, ऐसा ही लगता है मुझे। और जिस लड़ाई में तो सारे एक सर्विसमैन भी शामिल हैं, मतलब कि अपना अपना समुदाय के, अपना अपना संप्रदाय के जब सवाल आते तो काउंटर अटैक और रिटेलिएशन के लिए या डिफेंसिव के लिए जनता इधर उधर मतलब कि लाइसेंस हो या जो लूटेड आर्म्स हो वो पकड़ करके मतलब कि गांव को बचाने के लिए वो फ्रंटियर एरियाज में, पेरिफेरी में होता है। शायद उन लोगों से वो कि हथियार के साथ पकड़ गए होंगे। जी, अब अनिल धीर साहब से बात करेंगे। अनिल धीर साहब, मामला क्या है? आप इस मामले को बहुत दिनों से देख रहे हैं, आप एक रिनोन पत्रकार हैं और पूरे ओवरऑल ये क्यों मामला सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए, मैं मणिपुर में था 2 महीने पहले और मैं ट्रांसफर कैंपस में ही था, मणिपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही एक सेमिनार में हमें बुलाया गया था, इंटरनेशनल सेमिनार में, जहां मैं कैंपस के गेस्ट हाउस में ही रहा था। रोज सुबह निकलता था, स्टूडेंट लोगों से मिलता था, शाम को भी उनके ग्रुप्स को मैं देखता था। सबसे बड़ी अचंभे की बात यह है कि हमें पता है वहां पर एक सिमरिंग डिस्कंटेंट ये पहले से था। देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसे हम कैसे थामेंगे, ये तो बात है, वी आर फायर फाइटिंग, बट इसमें इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ? ये वाला कोई अचानक, ये कोई स्पर ऑफ द मोमेंट से नहीं है कि ये कोई स्पार्क लगने से नहीं हुआ है। ये चीज ऑन दी लेवल बहुत दिनों से थी, ये आज नहीं है, बहुत सालों से भी थी। पर इस साल जब एविक्शन ड्राइव हुई थी, अब फरवरी में, तब से और ज्यादा हो गई थी। देखिए, मैं जब कैंपस में घूमता था, मैं पहले भी गया हूँ, मैं तकरीबन 6-7 दफा मैं मणिपुर गया हूँ पिछले 10 सालों में, और लोगों से घुलना मिलना, सबसे फ्रेंडली पीपल अगर इंडिया में कहीं पर कोई है तो वो आपको वहां पर इम्फाल में इधर उधर मिलेंगे, जो खुल के बड़े दिल से बात करते हैं। तो मैं वहां देख रहा था, मिती स्टूडेंट आपस में थे, क्रिकेट मैच, क्रिकेट खेल रहे हैं सुबह सुबह। आपको कुछ तो अपना एंथ्रोपोलॉजी से मालूम पड़ता है वो नागा थे। ऐसा को जैसे कैंपस में एक वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर होता है मिलने जुलने का, वो बिल्कुल एब्सेंट था। और कई दफा जब कोई ऐसी बात में आप मीती हो बोलने से तो क्लैंप अप हो जाते थे, बस उसके बाद वहां कन्वर्सेशन बंद हो जाती थी, किसी से पूछ लो तो। मेरा ये कहना है कि एक सिमरिंग डिस्कंटेंट हमने पहले भी देखा मणिपुर में, क्या कुछ हुआ, कितने साल हुआ। हीरो शर्मिला को इंटरनेशनल स्टेज पे मणिपुर चला गया था, जहां पर दुनिया की सब कितनी बॉडियों ने किया। तो ये ऐसा क्यों होने दिया गया? अगर आज आप बोलोगे कि ठीक है, एक वो हाई कोर्ट का डिसीजन था, वो रिजर्वेशन के कारण जो हुआ, मैं इसे नहीं मानूंगा। उसके एक अंदर ना वो होता है, उसको क्या बोलते हैं, पेंट अप इमोशंस।
ये एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो था, ठीक है, ओवरफ्लो हुआ है, बहुत जगह ऐसे होता है, उस नॉर्थ ईस्ट में तो काफी दफा ऐसा हुआ। इसे क्यों नहीं इमीडिएटली कंट्रोल कर दिया गया? पहले इमीडिएटली क्यों नहीं कंट्रोल करा पाया? उसकी असेसमेंट क्यों नहीं हुई? और अब तक क्यों, आज तक इतने दिन, कितने इंसिडेंट? आपने अभी एक इंसिडेंट बताया। हाँ जी जी, आपने बहुत 3 बड़े अहम प्रश्न उठाए कि ये मामला शुरुआत से कंट्रोल क्यों नहीं किया गया। दूसरा प्रश्न आपका ये था कि इसकी सूचना पहले से अगर थी, तो फिर इसको शुरुआत में नियंत्रित क्यों नहीं किया गया? मालिम साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसका प्रश्न, क्या आपके पास इसका जवाब है? आप तो ग्राउंड पे हैं, आप बताएंगे कि इसका इन दोनों प्रश्नों का जवाब। मुझे नहीं लगता कि इसमें इंटेलिजेंस फेलियर है। मुझे लगता है कि किसी बड़े फोर्स ने कुछ डिवाइड एंड रूल्स की गेम के दौरान से शायद कोवर्टली एक कर रहा है। मुझे ऐसा ही लगता है कि जहाँ तक जो इथनिक वाला सवाल जो आता है, सांप्रदायिक वाला सवाल, वो तो है, लेकिन इसको मतलब कि आगे ले करके बिल्कुल पॉलिटिकल सेपरेशंस या जियो 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 एडमिनिस्ट्रेटिव सेपरेशंस के बाद आए, तो मुझे लगता है कि कोई बिग फोर्स नहीं चाहते कि जनता के बीच में एक डेमोक्रेटिक फोर्स डेवलप हो जाए, और जितना जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो हो रहा, इसको नहीं चाहते कि वो एक्सपोज करे। तो मुझे इसमें शायद सरकार का भी कोई हो सकता है, और कोई बिग पॉलिटिकल पार्टीज का भी कोई रोल हो सकता है। मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये जो मालिम साहब, देखिए, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। आप खुल के बताइए। आप अगर आप नाम ले सकते हो तो नाम लीजिए। उदय इंडिया प्लेटफॉर्म पे आपको हजारों दर्शक देख रहे हैं, आप नाम लेके बोल सकते हैं। एक तो भारत सरकार का लगातार आते हुए, मतलब कि 1949 से लेकर के आज तक का एक डिवाइड एंड रूल गेम्स तो है, और बीच में बीजेपी सरकार का भी मुझे लगता है कि अखबार में भी आया था कि उन लोगों ने तो डिनाई तो किया कि कोई मिलिटेंट्स लोगों को, मतलब कि किसी ने किसी को साथ दे करके इलेक्टोरल पॉलिटिकल विक्ट्री के लिए ऐसा ही भी कुछ खेल चल रहा है। और अगर ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता, तो जो कम्युनल फोर्सेस जो लगातार पिछले कुछ सालों में जो आ रहा है, चाहे वो कुकी से भी हो, चाहे वो मैतेई से भी हो, चाहे वो नगा से भी हो, उसको विजिलेंस के रडर से कैसा एस्केप हो चुका है, यही एक सवाल है। जी, तो पंकज जी सर, डॉक्टर मालिम का ये कहना है कि राजनीति के चक्कर में स्थितियों को बिगड़ने दिया गया, और जहां तक मैंने पहले भी इस मामले में इंटरव्यूज किए हैं, उसमें ये कहा गया है, बताया गया कि अलग अलग इंसर्जेंट ग्रुप्स को कंट्रोल करने के लिए असम राइफल्स और भारत सरकार ने मिलिटेंट गुट्स का सहारा लिया, इसका फायदा ये कुकी समुदाय और कुकी टेररिस्ट उठा रहे हैं। तो इस मामले में क्या इनपुट है आपके पास? देखिए, नॉर्थ ईस्ट के स्पेशली जो बॉर्डर स्टेट हैं, उनको डेलिकेट हैंडलिंग चाहिए। काफी दिनों से, मैं कहूंगा एक डिकेड हुआ है, इनको मेन स्ट्रीम से अलग रखा गया था। अब जितना भी कह लो, सब सरकारें जो थी, और जब से पिछली अपने 2 टर्म्स में सरकारें आई हैं, तो लुक ईस्ट पॉलिसी में काफी कुछ हुआ है। अगर आप मणिपुर में जाएंगे तो जितनी डेवलपमेंट एक्टिविटी वहां हो रही है, सिर्फ वैलीज में नहीं, जो रास्ते बन रहे हैं, अब जब भी जाओगे, मैं मोरे बॉर्डर तक गया था, वो देखने को ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने किसी तरह, पर ये सर्टन है। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी हो या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिकल क्लास को माप लेना चाहिए वेरी फ्रैंकली। वो प्री पोल हो, आने के बाद, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है, सबके ये यूनिक प्रॉब्लम है। आप असम को छोड़ देंगे, हर जगह ये नहीं है कि सिर्फ मणिपुर में ही हुआ है। सबसे, इनफैक्ट अगर देखा जाएंगे, सबसे शांति प्रिय अगर लोग हैं आज की डेट में, मैक्सिमम परसेंटेज, वो मणिपुर में ही होंगे। अब इतना स्ट्रेटेजिक स्टेट, बॉर्डर, वेरी सेंसिटिव बॉर्डर, आप खाली इमेजिन कीजिए, अगर जो मोरे बॉर्डर की इन्होंने 50 या 60 किलोमीटर की फेंसिंग की है, कितना प्रॉब्लम स्टेट है बर्मा में कितना अनसर्टेनिटी है, कितनी इंसर्जेंसी है। अगर उस फ्लैंक को थोड़ा सा भी हम लोग अगर खोलेंगे, चाइना का पूरा सपोर्ट है, हम पूरे नॉर्थ ईस्ट को कितने वल्नरेबल पोजीशन में लाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ भारत सरकार के एफर्ट की, ठीक है, इंटेलिजेंस को और माप लेना चाहिए था। हमें पता था वहां पर कोई पूरी ये वाली चीज आएगी, कोर्ट में एक केस है, इसका भी, इससे भी अवगत थे, तो रूलिंग डिस्पेंसेशन भी अगर अवगत थी, और सेंटर भी बड़े क्लोजली वॉच करता है आज की डेट में नॉर्थ ईस्ट एक्टिविटीज को।
स्कानर में हैं, आज के डेट में अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, बड़े विद्वान उनके वहां पर एमपी हैं, मिनिस्टर भी हैं, सेंटर की कोई फंड्स की कमी नहीं है वहां पर करने के लिए। उसके बाद भी अगर ऐसा होता है देखिए दो चीजें, फ्लैश पॉइंट में कुछ भी छोटी सी चीज से बड़ा पतंगड़ बन जाता है, बहुत जगह ऐसे हुआ है। मेन चीज है इसको तुरंत कंट्रोल करना। मैं अब नेग्लेक्ट हुआ है या उसको इतना माप नहीं गैज नहीं कर सके, लोकल लीडरशिप हो और सेंट्रल लीडरशिप, ब्लेम दोनों को जाता है। देखिए मिलिट्री किस हद तक काम करेगी, यू कैनॉट यूज योर ओन मिलिट्री अगेंस्ट योर ओन पीपल इनडिस्क्रिमिनेटली। ये कोई बॉर्डर की वार तो है नहीं कि उस तरफ दुश्मन है हम गोली मारेंगे। आपने जैसे एग्जाम्पल दिया, मिलिट्री ने भी 12 जनों को छोड़ा, उनसे लेके अपने आदमियों को कितना, हर जगह किसी भी देश में, वो श्रीलंका हो जहां भी हो, when you use your own military against your own people you never win। सर मैं इंटरप्ट करना ये बहुत चाहूंगा, मुश्किल होती मैं है। आपको जी। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। असल में यहाँ पे ओन पीपल का मामला भी बहुत हद तक नहीं है। कई बार देखा गया मणिपुर में कि बर्मा बॉर्डर पार, जब बर्मा की जुंटा सरकार बिल्कुल। वहां प्रेशर बनाती है तो वो बॉर्डर पार करके मणिपुर में इंटर करते हैं और हिंसा फैलाते हैं। तो यहाँ पे अपने लोगों वाला मामला है नहीं। डॉक्टर माले, क्या मैं गलत हूं तो आप मुझे टोकिएगा प्लीज। हाँ, ये सिचुएशन थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो मिलिट्री जियो स्ट्रेटेजिक जो खेल जो हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों का एलिगेशन है कि बाहर से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, और हमारा सवाल यही है कि भारत सरकार इसको क्यों रुक नहीं रहा। एक तो मतलब कि मणिपुर के अंदर जो इंसर्जेंट्स लोग होता है, उनको दबाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए अलग अलग तरीका के पॉलिसी तो किया हुआ है, लेकिन जब बाहर वाले घुस के मणिपुर के अंदर घुस के जब गोली मार रहा था और या इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा था, तब सरकार क्या कर रहे थे? इसका इंक्वायरी क्यों नहीं हुआ, इसका डिटेक्शन क्यों नहीं हुआ? और उनके मतलब कि ये जब जनता ये सवाल उठाते तब सरकार क्यों साइलेंस है, ये भी एक तो सवाल है। मतलब कि इनका जो सिक्योरिटी मामला जो है, इसमें पैराडॉक्सिस बहुत है, कंट्राडिक्टरी बहुत सवाल। जी अच्छा अनिल धीर सर, इसमें एक और फैक्टर है ड्रग कार्टेल का। मणिपुर के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे ड्रग पॉपी यानी अफीम की खेती हो रही है और उसके जो उस पैसे आते हैं उसे हथियार खरीदे जा रहे हैं, उसे हिंसा फैलाई जा रही है। इस बारे में कुछ इनपुट है क्या आपके पास? बिल्कुल। एक देखिए, जहां मेजर इंसर्जेंसी, मैं यहां तक कहूंगा जो माओवादी इलाके उड़ीसा छत्तीसगढ़ जिसको हम रेड कॉरिडोर बोलते हैं, वहां भी ये जो इलीगल गांजा और ओपियम की कल्टीवेशन एक बहुत बड़ा फंड रेजिंग होती है उन लोगों के लिए। नॉर्थ ईस्ट में इसके साथ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं। एक तो इनएक्सेसिबल जगह है, पहाड़ों पे क्या कुछ हो रहा है इतनी जल्दी सर्विलेंस, छोटे छोटे हैमलेट है वहां, बड़े बड़े गांव भी नहीं है, 20-50 मकानों के घर होते हैं, छोटे छोटे स्प्रेड आउट हैं। बहुत बड़ा एक ये होता है, उसमें गन रनिंग भी होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होता है। हमने खुद देखा है कैसे आए रोहिंग्या को खुद तो बॉर्डर करके आए नहीं, उनको भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट। ये देखिए, ये मल्टी फैसेटेड होता है। ये जो इंसर्जेंट ग्रुप होते हैं, एजेंट प्रोवोकेटर होते हैं, जो ट्रबल मॉन्गर हैं, ये ओपीएम भी करते हैं, इलिसिट ड्रग्स भी स्मगलिंग करते हैं और अपना ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करते हैं। अगर उनका करके किस भी तरह उन लोगों के लिए डिस्टेबलाइजिंग कुछ भी करना हो। ये बात बिल्कुल जो डॉक्टर साहब ने कही थी, एजेंट प्रोवोकेटर्स, देखिए इसमें गिने चुने लोग ही होते हैं जो वहां से भेजे जाते हैं या जो आते हैं। ये पिन पॉइंट करके, जब इतनी बड़ी वहां पर हमारी इंटेलिजेंस का नेटवर्क है, असम राइफल है, सब है, तो ये एक तो जड़ से इसको काटना चाहिए। ड्रग ट्रैफिकिंग और बहुत बड़ा एक सेंटर है, वो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे है और हमें पता है बर्मा में क्या क्या वहां होता है। बहुत इलीगल आर्म्स एम्युनिशन इंपोर्ट होते हैं। हम दूसरी तस्करी को इकोनॉमी कम करेंगे नहीं, वो छोटी बहुत करते भी होंगे, तो जो सामान आता है वो आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, वो होता होगा। पर उसके साथ दौरान जो ये होता है, प्लस हमारे रिलेशंस जो बर्मा से हैं, और बर्मा भी जैसे पुश थ्रू करता है अपने इंसर्जेंट बदमाशों को, वो बेचता है। और वो लोग भी, जितना भी, मैं खुद मोरे में था, वहां काफी हद तक फेंसिंग हुई है, पर वैसी फेंसिंग नहीं हुई है जैसे बांग्लादेश बॉर्डर में हुई है। वहां भी हमको एक नो मैंस लैंड बीच में चाहिए, बफर जोन चाहिए, क्योंकि वो वहां पर हमारी वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बाकी आप चिकन नेक एरिया बोलोगे, वहां ये सब नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए बहुत सेंसिटिव है। हमारे चारों तरफ बॉर्डर है, मैं ये नहीं मना करूंगा, बट साइजेबल जितना भी हम ध्यान नॉर्थ ईस्ट को दे रहे हैं, और बहुत दे रहे हैं जब से सरकार आई है, इससे बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। अभी भी हम देखते हैं कई छोटे छोटे इशू होते हैं, अभी भी वहां कितनी म्यूटिन छोटी छोटी वहां पर इंसर्जेंट ग्रुप है, कभी भी साफ नहीं हुआ है। पॉलिटिकल मेच्योरिटी चाहिए। कई पॉलिटिकल पार्टियां कुछ भी जीतने के लिए कुछ भी करते हैं, ठीक है, जो इंसर्जेंट थे, जो घर वापसी जिनकी की है,
जिनको कोई इतना ज्यादा देश प्रेम नहीं है, उन लोग के अंदर कोई पैट्रियोटिक सेंस नहीं है, उनको लाके मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में खाली जितवाने के लिए ये थोड़ा सा हर पॉलिटिकल पार्टी को फूंक फूंक के कदम लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका उद्देश्य और इंटेंशन क्या है। आप देखिए, एक जो घर वापसी वाला या जो रिटर्न्ड मिलिटेंट को आप अगर एक एमएलए मिनिस्टर बनाते हो, उसका 100% एलिजियंस, उसके सारे रूट, उसने सारे तारे काट दी है वहां से, ये डिटरमिन करना इतना इजी नहीं होगा। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत हाई लेवल ऑफ एजुकेशन है वहाँ, पढ़े लिखे लोग हैं, अवेयर लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, सब किस्म के लोग हैं। जो चॉइस करती हैं पॉलिटिकल पार्टी वहां पर पब्लिक रिप्रेजेंटेशन के लिए, पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे डॉक्टर साहब लेखक हैं, ऐसे आदमी जिनकी जो जानते हैं वहां की नवज, जो वहां के उससे दे आर कनेक्टेड, वैसे आदमी को चूज करके पॉलिटिकल स्ट्रीम में भी सब पॉलिटिकल पार्टियों को लाना चाहिए, अगर एक अच्छी और स्ट्रांग गवर्नमेंट चाहिए जो सब लोगों की सुने और उनको जिनको फील हो। डॉक्टर मालेम, ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो कुकी समुदाय के लोगों को बर्मा से लाके मैतेई राजाओं ने ही बसाया था ताकि वो उनकी सेना में शामिल हो सकें, और उसके बाद 1949 तक मैतेई समुदाय को भी जनजातीय दर्जा था। तो फिर ये बात बिगड़ी कहाँ पे, अगर इतने अच्छे कोऑर्डिनेशन थे तो? ये इसका जवाब बहुत लंबे होगा। तो मैं तो कहूंगा कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम जो ट्रांसप्लांट हुआ है हमारा वहाँ, इस पॉलिटिकल इकोनॉमी में ऐसा ही कुछ है कि हम कहूंगा कि क्लेप्टोक्रेटिक सिस्टम, जो जनता के पैसा चुरा के जो पावर विन करता है और फिर चुरा के वही करता है। इनका रोल भी बहुत सारे हैं, जो मतलब कि जो इथनिक पॉलिटिक्स को परपेचुएट करना और ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो बनाना, इन सब में मतलब कि इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। मैं 1-2 मिनट में इसको पूरा एक्सप्लेनेशन कर नहीं पाऊंगा, लेकिन हमने स्टडी किया हुआ है कि इंडियन कैपिटलिस्ट सिस्टम जो हमारे पास वहाँ जो आया था और ऊपर से जो ट्रांसप्लांट किया था ब्रिटिश साम्राज्य से लेकर के, इसमें कुछ गड़बड़ है। तो ये सिस्टम परपेचुएशन करता है, जैसे भारत में कास्ट पॉलिटिक्स जो परपेचुएट करते हो या अंडर प्रिविलेज सिस्टम्स को यहाँ परपेचुएट करते हो, वहाँ क्या हुआ है कि वहाँ इथनिक पॉलिटिक्स में मतलब कि इसका मैनिफेस्टेशन आने लगा है। कुछ चोर लोगों ने उसका जो चोरी का नीति या जो भी है उसको कवर अप करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि दूसरे कम्युनिटी को ब्लेम करो, उसको ब्लेम करो, इसको ब्लेम करो। इसको कभी भी क्लास एक्सप्लॉइटेशन या क्लास एक्सप्रोप्रिएशन के रूप से देखने वाला है नहीं है, बहुत कम है। कारण इसके वजह से हम लोग प्रोग्रेसिव फोर्सेस डेवलप कर नहीं पाया, और जो चोर करने वाला वो चोरी करते रहा। जहां जो आप जो ड्रग्स के बारे में जो कह रहा है, इसमें सब शामिल है, सब शामिल है। सब कम्युनिटीज के जितना जो चोर जो लगता है, जो वो सब एक नेटवर्क है, बिग डीप रूटेड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ड्रग्स। कभी कभी इंडियन आर्मी लोगों को भी पकड़ चुकी थी, जिसमें शामिल है, ये सब इन्वॉल्व है। जितना पकड़ गई वो सब छोटे मोटे पेडलर्स है। जी पंकज सर, बड़ा बहुत गंभीर प्रश्न उठाया है डॉक्टर मालिम ने। उन्होंने कहा कि जितने ऊपर बैठे हुए लोग हैं, करप्शन के चार्जेस सब पर है, और उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो चल रही थी अंग्रेजों की, उस पर इशारा किया, और उनका आरोप है कि ये पॉलिसी कंटिन्यू रखी गई, जिसका नतीजा ये संघर्ष है। क्या लगता है आपको ऐसा? मुझसे पूछा? जी, आपसे पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल, देखिए नॉर्थ ईस्ट के और स्पेसिफिकली मणिपुर के वहां के जो लोग हैं उनके लिए नया नहीं है। आप देखिए मणिपुर में वुमेन्स मूवमेंट आज नहीं, फ्रॉम हिस्टोरिकल टाइम्स वहां एक राइस के लिए बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ था। आपने कुछ दिन पहले ही इरम शर्मिला हो कि इमाम मोमलिमा हो, वहां पर वुमेन कितनी एक ट्रू डेमोक्रेसी जो उनकी माने लेवल में एक हेल्दी डेमोक्रेसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी। और मैं फिर जैसे यही कहूंगा, इसमें हर जने का हाथ है, आप इसको नहीं कर सकते, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। सब लोग अपना फायदा देखते हैं, पूरा ओवरऑल फायदा देखने का नहीं है। सरकार को इसको बड़ा डेलिकेटली विद किड ग्लोव्स जिसको बोलते हैं, एनी सिचुएशन इन द नॉर्थ ईस्ट शुड बी हैंडल्ड वेरी नाइसली। वहां लोगों का साइकी क्या है, वहां का इमोशन क्या है, वहां का उनका कनेक्ट क्या है अपनी जमीन से, अपने पर्टिकुलर सेक्ट से, वो मिति का मिति से, कुकी का कुकी से, नागा से। देखिए काफी सारे हमारी ऐसी स्टोरीज भी हैं जहां पर इस दौरान में मीटीज ने कुकीज लोग को बचाया, कुकी और नागा समुदाय के उन्होंने घेराबंदी की कि हम कुछ नहीं होने देंगे। कहानियां दोनों तरफ की होती हैं, यू जस्ट कैनॉट पेंट द होल थिंग ब्लैक। बट इसमें और पॉलिटिकल मैच्योरिटी टू द एग्जिस्टिंग डिस्पेंसेशन,
काफी हद तक मिनिस्टरों के घर जला दिए गए, ऐसा तो पहले भी कभी नहीं हुआ था, ठीक है। और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में भी इतनी कोई तालमेल नहीं थी। बहुत जगह हमने भी देखा, सोशल मीडिया में, सच है कि झूठ है, बहुत ऐसे इंसिडेंट आए जब वो आर्ग्यू कर रहे हैं। ये सब बहुत अनहेल्दी है। मैं यही आई विल प्रे कि जिस तरह भी कुछ भी करके इसका एक पीसफुल सॉल्यूशन है। आप शेयर फोर्स और ब्रूटल फोर्स से नहीं कर सकोगे। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इंस्टिलिंग बिटवीन बोथ द कम्युनिटीज, और आपस की ये लड़ाई है वो आपस की ही सुलझेगी। सेंटर का ये होना चाहिए एज ए फैसिलिटेटर, और अगर जरूरत पड़े तो लीडरशिप को बदले। बहुत जने हैं वहां पर, जैसे मैंने कहा, बहुत काबिल आदमी हैं, बहुत वहां पर पढ़े लिखे लोग हैं जो अच्छी तरह से समझते हैं। उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, वो ऑफिसर हो कि वो पॉलिटिशियन हो, वो हो, उनको लाके इस जितनी जल्दी कर सकें, क्योंकि ये जितना एक फेस्टरिंग वुंड होगा, इसको आप जितना देर करोगे जब तक सेटल करने के लिए, ये उतना ही मुश्किल होगा इन द लॉन्ग रन इसको क्वेल करने के लिए। जी, डॉक्टर मालेम, डॉक्टर धीर साहब, हम अपनी चर्चा को एंड करने जा रहे हैं। एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप दोनों ने इशारा किया था चर्चा की शुरुआत में ही कि इसमें बिग प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। एक तो इशारा हो गया कि सरकार की तरफ से कुछ कुछ गलतियां हुई। क्या मैंने कुछ और इंटरव्यू जो पहले किए थे उसमें उन्होंने चर्च और धर्मांतरण के कॉकस की तरफ इशारा किया था, क्या उनका भी कुछ रोल दिखाई देता है इसमें? नहीं, खास में क्या हुआ कि वो सब रिटेलिटरी और इमोटिव रिस्पॉन्स था, क्योंकि कुछ सालों से, मतलब कि मैं किसी संप्रदाय का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, किसी लोगों ने कुछ ये एंसेस्ट्रल लैंड क्लेम करने के बाद जो जगहों का नाम बदल दिया, मंदिर लोगों को तोड़फोड़ किया। जैसा आप अमरनाथ यात्रा जा रहे हो, उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो लोगों रिलीजियसली रेस्पॉन्सिव होगा, लेकिन असली सवाल धर्म का सवाल नहीं है। लेकिन जब मंदिर और जब श्राइन्स को जब अटैक करने लगे, या डिलिबरेटली हो या कोई गलती से हो, तो वो जब वो न्यूज़ वायरल आने लगे तो रिटेलिटरी रिस्पॉन्स था। इसमें धर्म का सवाल ही नहीं है। एक गलत साबित किया कि हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन, वो गलत नहीं, गलत है, क्योंकि मैतेई जो है वो सारे हिंदू नहीं है, और भी है, क्रिश्चियंस भी है मैतेई में, और पुराना धर्म वाले भी है। तो ये रिलीजियस वार नहीं था। फिर भी जिस कम्युनिटी का चर्च जो खड़े हो गए थे उसको अटैक करने लगे, तो दे टारगेट ऑन। हाँ जी पंकज सर, यही सवाल आपसे भी, सेम यही क्वेश्चन आपसे, आपके लिए भी। देखिए, वही एक गेम ऑफ वन अपमेनशिप होता है। ये एक बड़ा इजी बीटिंग स्टिक होती है कि आप इसको कम्युनल लाइंस में ले जाओ, रिलीजियस लाइंस में ले जाओ, ठीक है, कुछ हद तक है। मैं जब कहता हूँ, जब आप कोई चर्च को जलाओगे या कोई मंदिर को तोड़ा गया है, उसका रिटेलिएटरी मेजर वैसा ही उन्होंने कोई सिंबल लेना होता है। पर सारी प्रॉब्लम ये चर्च और मंदिरों की नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी और नॉन क्रिश्चियनिटी की नहीं है। मिशनरी एक्टिविटी आज नहीं है, पिछले 100 सालों से पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव है। क्या उसके रिजल्ट है क्या नहीं है उसकी बात और है। और कुछ हद तक तो मुझे वहां और मिशनरी एक्टिविटी जरूरत नहीं है। जिन्होंने क्रिश्चियन बनना वो क्रिश्चियन बन चुके हैं, जिन्होंने अपना अपना नेचुरल अपने धर्म रखना है उन्होंने वो रखा हुआ है, वो भी फॉलो करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, पर आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। ये बात है कि बैड न्यूज ट्रेवल्स वेरी फास्ट। किसी चर्च का जलना, किसी मंदिर का टूटना, ये खबर बहुत जल्दी फैलती है और काफी दूसरी चीजों से ध्यान आकर्षित निकल उठ जाता है, इसी पे रहता है, जो ठीक नहीं है। जी जी, तो पूरी चर्चा का लबुलवाब ये है, एसेंस ये है, क्रक्स ये है कि मामला धार्मिक नहीं है, मामला कुछ कुछ स्वार्थी तत्वों का है जिन्होंने जो सिचुएशन को खराब किए हुए हैं, और इसमें मुख्य रूप से सरकार की अदूरदर्शिता है, जो मामले को उन्होंने समझने में गलती कर दी और एक्शन लेने में देर कर दी। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये चर्चा जो है नीति नियंताओं तक पहुंचेगी और उस मामले का एक रीजनेबल, एक तार्किक समाधान निकालने का प्रयास करेंगे वो। और मैं इस चर्चा को विराम देता हूं। आप दोनों प्रबुद्ध अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।